हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और मैं आपका दोस्त रवि कुमार। आज हम पढ़ेंगे बच्चों गति का तृतीय नियम। ठीक है दोस्तों, तो पहले दोनों गति के नियमों से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है और इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या लगाती है बच्चों, बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। मतलब जब एक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु पर जब बल लगा रही है तो उसी समय दूसरी वस्तु द्वारा भी उसके विरुद्ध में एक बल लगाया जा रहा है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक दूसरे पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी क्या कर रहे होते हैं बच्चों, वो एक दूसरे पर बल लगा रहे होते हैं कि तू हट जा, नहीं मैं हटूंगा, नहीं तू हटेगा, नहीं मैं हटूंगा। अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एक बल का अस्तित्व नहीं होता बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र 9.10 में आपको दिखाया गया है। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया गया तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण में सदैव समान रहेगा। परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं कैसी होंगी बच्चों, विपरीत होंगी। इन दोनों बलों में कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को हम इस प्रकार भी व्यक्त करते हैं कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती ही है। यद्यपि यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ क्या करेंगे बच्चों, कार्य करेंगे। अब है माना कि आप विराम की अवस्था में मतलब विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना आरंभ कर देते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होगी जो शरीर में त्वरण उत्पन्न कर देगा। वह कौन सा बल होगा? क्या ये पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगा रहे हैं? क्या यह बल हमें उस दिशा में लगाएंगे जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसके प्रभाव से आप क्या करते हो, आगे बढ़ जाते हो। और यह जानना आवश्यक है बच्चों कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। क्या होता है? बल। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे क्या होता है, बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान जो होता है वो गोली के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। ठीक है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति भी गति के तीसरे नियम को क्या करती है बच्चों, दिखाती है। नाविक आगे की ओर कूदता है और नाव धकेलने पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है बच्चों। अब क्या होता है कि दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहो, उन्हें बालू से भरा थैली या कोई भारी वस्तु दो। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहो। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें से प्रत्येक तात्क्षणिक बल का अनुभव करते हैं? आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफ़ेद रेखा खींचें ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंकें तो गाड़ी की गति का अवलोकन कर सकें। अब क्या है, इस क्रिया में गाड़ी 50 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर आकार के 12 मिलीमीटर या 18 मिलीमीटर मोटे प्लाईबोर्ड में दो पहिए
लगाकर बनाई जा सकती है। स्केटबोर्ड प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों हम संवेग संरक्षण। माना कि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान ma और mb है और वस्तु हैं a और b, एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग से ua और ub से गति कर रही हैं और उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा। यहाँ पर माना ua जो है वो ub से बड़ा है और दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसा कि चित्र 9.14b में दिखाया गया है। जब ये दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराई, इस क्रम में गेंद A गेंद B पर FAB बल लगाती है, जो A है वो B पर क्या लगाती है, FAB बल लगाती है, और गेंद B जो है वो FBA बल लगाएगी। ठीक है, माना कि टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग VA और VB है। ठीक है, अब गेंद A का संवेग टकराने के पहले और बाद क्रमशः MA UA और MA VA होगा। संवेग में परिवर्तन की दर हम निकाल देंगे कैसे, MA UA माइनस VA माइनस UA अपॉन T। उसी तरीके से हम B के लिए निकाल देंगे, उसमें क्या जाएगा VB माइनस UB मल्टीप्लाई में M अपॉन T। अब गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद B के द्वारा लगाया गया बल FBA एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। तो FAB बराबर माइनस का FBA। अब ये ऐसे आ जाएगा आपका, जब आप ये देखोगे तो T से यहाँ T कट जाएगा, हो गया। अब MBA माइनस MUA MVB माइनस प्लस MBUB, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करोगे आप, किस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करके इन्हें लिख लिया, लेकिन यहाँ क्या करोगे, देखो माइनस माइनस की एक तरफ प्लस प्लस की एक तरफ, तो MAUA साथ में क्या आएगा MB और UB, U वाले एक तरफ ले लिए, V वाले एक तरफ ले लिए। ठीक है, अब जब आप ऐसे ले लोगे तो क्या होगा, अब देखो बच्चों यहाँ पर टकराने के पहले गेंद A और B का कुल संवेग ये था और टकराने के बाद कुल संवेग हो गया A और B का ये MA VA प्लस MV VB। समीकरण 9.7 से हमने पाया कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता ही नहीं है या कुल संवेग संरक्षित रहता है। कब, जब भारी बल कार्य ना करे। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के वेग संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करे। इन संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं और इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। एक बड़े आकार का गुब्बारा लिया और उसे पूरी हवा से भर लिया, मुख को धागे से बांध दिया, इसकी सतह पर किसी चिपकाने वाले टेप की सहायता से दर्शाए गए अनुसार स्ट्रो लिया, स्ट्रो के बीच से एक धागे को पार कराएं जिसके दोनों सिरे को दीवारों पर चित्र अनुसार लगा दें जिसे लगाया गया है। गुब्बारे के मुंह पर धागा बांध दें। अब गुब्बारे में भरी हवा उसके मुख से बाहर की ओर निकालें, स्ट्रोक की गति की दिशा अवलोकन कर लें, अर्थात अच्छे कांच की एक परखनली लें और उसमें थोड़ा सा पानी डालें। परखनली के मुख पर एक स्टॉप कार्क लगाएं। 9.16 में दर्शाया अनुसार अब परखनली को दो धागों के द्वारा स्टैंड पर क्षैतिज दिशा में लटकाएं। बर्नर की सहायता से परखनली को जब तक गर्म करो जब तक कि परखनली को पानी वाष्पित ना हो पाए तथा कार्क बाहर ना आए। हम पाते हैं कि परखनली कार्क की गति की विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। देखो बच्चों, ये जो क्रियाकलाप होते हैं ये तो या तो आप प्रयोग करो तब आपको पता रहता है, लेकिन प्रयोग भी सावधानी से ही करना चाहिए किसी एक्सपर्ट की देखरेख में। आप ऐसे प्रयोग प्लीज़ घर पे ना करें जिससे कि आपको या घर वालों को हानि पहुंचे। अब क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल। और यहाँ दे रखा है कि 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ दी गई है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। देखो, गोली का द्रव्यमान है m1 यानी m1 बराबर 20 ग्राम और पिस्टल का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम। तो गोली का प्रारंभिक वेग और पिस्टल का प्रारंभिक वेग तो शून्य ही होगा। अब क्या होता है, अर्थात u1 माइनस u2 प्रारंभिक वेग दोनों के 0 हो गया। गोली का अंतिम वेग हो गया 150 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार धनात्मक ली गई है। माना कि पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग क्या है आपका v है,
गोली छूटने के बाद गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग कितना हो जाएगा बच्चों? ये दोनों का द्रव्यमान आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये आ गया आपका वेग 0 जो कि पहले था, तो ये हो जाएगा कुल संवेग आ गया आपका 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और गोली छूटने के बाद, छूटने से पहले तो 0 आ जाएगा, अब छूटने के बाद क्या होगा, वही आपका आप द्रव्यमान लिखोगे 0.02 किलोग्राम है द्रव्यमान है, और ये क्या है आपका 150 मीटर प्रति सेकंड है उसका वेग, प्लस 2 किलोग्राम और मल्टीप्लाई में v, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 3 + 2v किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, क्योंकि पिस्टल का जो प्रतिक्षेपित वेग है वो क्या है, v है, ठीक है। और अब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने के बाद का कुल संवेग गोली छूटने के पहले का कुल संवेग, पहले का 0 और बाद का ये, तो ये आ गया ऋणात्मक चिन्ह, आपको यही दर्शाएगा कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर प्रतिक्षेपित है। अब बच्चों 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर लड़की पर कूदी, ठीक है। गाड़ी के पहिए कैसे हैं, घर्षण रहित। गाड़ी का गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान ले कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित वेग यहाँ कार्य नहीं कर रहा, तो लड़की तथा गाड़ी का लड़की के कूदने से पहले कुल संवेग कितना होगा, mv1 प्लस, अब देखो 40 किलोग्राम क्या है यहाँ पर, 40 किलोग्राम का लड़की का वेग है और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गाड़ी पे वो कूद रही है, तो हम टोटल संवेग निकाल देंगे। जब संवेग निकालेंगे तो वही आपका आ जाएगा 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। माना कि लड़की के गाड़ी पर कूदने के पश्चात गाड़ी तथा लड़की का वेग हो जाएगा v। इस अवस्था में उसका क्या रहेगा कि गाड़ी तथा लड़की का कुल संवेग अब क्या रहेगा 40 + 3, क्यों, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान तो वही रहेगा और वेग क्या रहेगा आपका, यहाँ पर वेग रहेगा आपका v, क्यों, यहाँ ये कह रहा है कि जब लड़की जो है वो गाड़ी पर कूदती है तो लड़की और गाड़ी का वेग v हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में गाड़ी तथा लड़की का कुल संवेग निकालेंगे, भाई वेग तो v है, तो आ जाएगा आपका 40 + 3 43 v किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों स्थितियों में, ठीक है, दोनों स्थितियों में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वो असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा, तो यहाँ पर दोनों संवेग बराबर रख देंगे। 43 v = 200 यानी v = 200/43 यानी 4.65 मीटर प्रति सेकंड। गाड़ी पर सवार लड़की 4.65 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। अब देखो बच्चों दूसरा है 9.8, हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा रहे हैं और आपस में उलझ जाते हैं, ठीक है। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान कितना है 60, और वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति में था। दूसरे का है 55, वह 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर क्या कर रहा था बच्चों, गति कर रहा था। टकरा कर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे, ठीक है। मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल जो है वो ना के बराबर है। माना पहला खिलाड़ी बाएं से दाएं दौड़ रहा है, परिपाटी के अनुसार बाएं से दाएं गति की दिशा धनात्मक और दाएं से बाएं गति की दिशा को हम ऋणात्मक लेंगे। अब है प्रतीक m और u दोनों खिलाड़ियों के क्रमशः द्रव्यमान और वेग को दर्शाएगा। इन भौतिक राशियों पर उल्लेखित संख्या 1 और 2 क्रमशः प्रथम व द्वितीय हॉकी खिलाड़ियों द्वारा दर्शा रही हैं। m1 है आपका 60 kg प्रथम खिलाड़ी का, u1 उसका है 5, ठीक है, m2 55 और u2 उसका है आपका -6 बच्चों। अब क्या होता है बच्चों कि हम वो निकालेंगे कुल संवेग, तो वो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, तो आ जाएगा आपका 60 × 5 प्लस का 55 × -6 यानी 300 और ये 56 56 30, तो 300 में से 330 घटाओगे तो -30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बच जाएगा। अब क्या होगा कि माना खिलाड़ियों के टकराने के पश्चात उलझने पर उनका वेग कितना है v है, टक्कर के पश्चात कुल संवेग क्या होगा, अब टक्कर के पश्चात कुल संवेग क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है कि माना दोनों खिलाड़ी टकराए उसके पश्चात उनका कुल संवेग कितना है, कुल वेग v है, ठीक है। तो टक्कर के पश्चात कितना होगा कुल संवेग, m1 + m2 × में v, तो हम क्या करेंगे 60 + 55 v 115 v। तो इन अब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार
क्या होता है, पहले और बाद में संवेग बराबर होते हैं, तो दोनों को बराबर रख देंगे, यानी 115v बराबर हो जाएगा किसके, आपका 30 के। तो आप जब इसके बराबर रख दोगे तो v की वैल्यू 30/115 यानी माइनस के 0.26 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। उलझने के पश्चात खिलाड़ी क्या होगा, दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं जाएगा, 0.26 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील होगा। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। दिमाग लगाना। एक अग्निशमन कर्मचारी की तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, और एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ दी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। ये चारों क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए और बताइए हुए या नहीं हुए। अब देखो बच्चों, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। संवेग संरक्षण का नियम होता है कि संरक्षण के समस्त नियम जैसे संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेशों पर आदि के संरक्षण को भौतिकी मौलिक नियम माना जाता है। ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक परीक्षा पर आधारित है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को प्रमाणित नहीं किया जाता, इनके प्रयोग के द्वारा ही सत्यापित या खंडित किया जाता है। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम उस नियम को सत्यापित तो करते हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं करते। दूसरी ओर एक भी प्रयोग के परिणाम इस नियम के विरुद्ध हो तो यह संरक्षण नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होगा। संवेग संरक्षण का नियम विभिन्न प्रकार के निरीक्षण एवं त्यागों के प्रयोगों के पश्चात निर्मित किया गया। इस नियम को लगभग 3 शताब्दी पूर्व जो है प्रतिपादित किया गया। इस नियम को खंडित कर सकने वाली किसी स्थिति का अभी तक कोई अनुभव हमें नहीं मिला, क्योंकि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था में तब तक बनी रहती है, कब तक, जब तक उस पर कोई वायबल कार्य न करे। वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती बल की दिशा में होती है। बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतीक n है। 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसकी मात्रा दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका ऐसा ही मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। गति का द्वितीय नियम, तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी विलय निकाय में कुल संवेग संरक्षित होता है। और बच्चों इसकी भी अभ्यास का आप करके देखिएगा, ठीक है। जितने भी हो पाते हैं अपने आप से कम कोशिश कीजिएगा, फिर बाद में हम एक साथ करेंगे ही। तो ठीक है बच्चों, चैप्टर ख़त्म। खाने को हजम करो और जय माता दी बोलो। बोलो जय माता दी। धन्यवाद जी।